नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार, यानी आपके चिट्ठी पत्रों और ईमेल्स को हम करेंगे शामिल अपने कार्यक्रम में और हमारे कृषि विशेषज्ञ करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे कृषि समाचार, मंडी भाव और खबरें खेती की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। सोयाबीन की बुआई घटने के बावजूद उत्पादन बढ़ा। छोटे चाय उत्पादकों के आए अच्छे दिन। इस साल ग्वार उत्पादन 33% कम और खाद्य तेल पर बढ़ेगा आयात शुल्क। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी और अब खबरें विस्तार से। इस साल बुआई घटने के बावजूद सोयाबीन की पैदावार बढ़ने का अनुमान है, जिससे सोयाबीन की कीमतों में आ रही तेजी कम हो सकती है। इस साल मानसून देरी से आने के कारण और बीजों की किल्लत से सोयाबीन कम बोया गया, लेकिन मानसून के अंतिम दिनों में बेहतर बारिश और अनुकूल मौसम से इसकी उत्पादकता अधिक रहने से पैदावार ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिससे फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय वजह से सोयाबीन की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस खरीफ में सोयाबीन की पैदावार 104.36 लाख टन है, जो पिछले साल की पैदावार 94.76 लाख टन से करीब 10% अधिक है। इस साल सोयाबीन कम बोया गया था, लेकिन अनुकूल मौसम से उत्पादकता बढ़ी है। पिछले साल उत्पादकता 788 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जो इस साल 21.70% बढ़कर 959 किलो हेक्टेयर दर्ज की गई। अब छोटे चाय उत्पादकों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। भारतीय चाय बोर्ड छोटे चाय उत्पादकों के लिए एक नए ई प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहा है। भारतीय चाय बोर्ड देश के विभिन्न हिस्सों के छोटे चाय उत्पादकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें संगठित करने की योजना बना रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए छोटे उत्पादक अपनी उपज की नीलामी कर सकेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय चाय बोर्ड के कार्यकारी के अनुसार नया प्लेटफॉर्म 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाएगा। यह प्लेटफॉर्म अखिल भारतीय नीलामी व्यवस्था के रूप में काम करेगा। इस प्लेटफॉर्म से उन छोटे उत्पादकों को फायदा मिलेगा जो कुन्नूर, कोयम्बटूर, कोची, कोलकाता, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी की 6 सोसाइटियों का हिस्सा हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए चाय उत्पादकों को ज्यादा खरीदार मिल पाएंगे और कीमतें भी अच्छी मिलेंगी। पूरे देश में 48 से 50% ही चाय की ई नीलामी होती है। चाय बोर्ड उसे बढ़ाकर 60 से 70% करना चाहता है। मंडियों में ग्वार की नई फसल की आवक के साथ ही इसकी कीमतों में भी तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार ग्वार का उत्पादन कम होने की आशंका है, जिसके कारण घरेलू कारोबारी एक बार फिर ग्वार पर दांव लगा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और भी तेजी देखी जा सकती है। इस बीच प्रमुख आयातक देश अमेरिका से निर्यात मांग कम होने से इस बार ग्वार गम का निर्यात भी पिछले साल की तुलना में 10% कम रह सकता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका से अचानक मांग बढ़ने से ग्वार और ग्वार गम की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी देखी गई थी, लेकिन इस बार कीमतों में इतनी तेजी की उम्मीद नहीं है। लेकिन उत्पादन कम होने और घरेलू बाजार में मांग रहने से कीमतें चढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार कच्चे और रिफाइंड वनस्पति तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है, क्योंकि इस साल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। बढ़ते आयात से किसानों और रिफाइनिंग उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है। सरकार कच्चे और रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क 5% से ज्यादा तक बढ़ा सकती है। इस समय कच्चे तेल पर 2.5% और रिफाइंड तेल पर 10% शुल्क है। शुल्क में बढ़ोतरी का अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेगा। सस्ते आयात का उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए उद्योग संस्था ने सरकार से आग्रह किया कि कच्चे तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 10% और रिफाइंड तेल पर 25% किया जाए। खेती किसानी हो या किसानों की जिंदगी, मौसम का प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है। मौसम की स्थिति ही उत्पादन निर्धारित करती है। कृषि उत्पादन पर विपरीत असर ना हो, इसके लिए हम हमेशा ही आपको अवगत कराते हैं मौसम की पूर्व जानकारी से, ताकि आप अपने जरूरी काम समय पर निपटा लें। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतम भागों में आसमान साफ रहेगा। बिहार और झारखंड के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई भागों में मौसम साफ और कुछ भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान बहनों और भाइयों, हमें बेहद खुशी होती है जब दूर दराज के गांव, कस्बों, इलाकों से हमें आपके पत्र प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं आज की आपकी चिट्ठी अंक और आपके ईमेल्स अंक में कि आज हमें कौन कौन सी चिट्ठियां और कौन कौन से ईमेल्स प्राप्त हुए। किसान भाइयों, जिंदगी परेशानियों का एक पुलिंदा है और हम सब जिंदगी भर इससे जूझते रहते हैं। सच कहें तो ये एहसास भी बड़ा खूबसूरत है। हार ना हो तो जीत का एहसास कैसे हो, दुख ना हो तो सुख का एहसास कैसे हो, परेशानी ना हो तो सुकून का एहसास कैसा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। किसान भाइयों, आज शुक्रवार है और आपकी हर समस्या के निदान के लिए हम हमेशा से ही आपके साथ हैं। किसान बहनों और भाइयों, हमें बेहद खुशी होती है जब दूर दराज के गांव, कस्बों, इलाकों से हमें आपके पत्र प्राप्त होते हैं। यकीन मानिए, जब इन पत्रों को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज का जो किसान है वो हर एक छोटी मोटी बड़ी जानकारी को जानना चाहता है ताकि उसे मिले अपनी कृषि से अधिक मुनाफा। और आइए जानते हैं आपकी समस्याओं के हल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधर मिश्रा से। पहला ईमेल हमें भेज रही हैं राजस्थान जालौर से प्रकृति और वो कहती हैं कि मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और वो जानना चाहती हैं कि पूसा बीज राजस्थान में नहीं मिलता, सिर्फ दिल्ली में मिलता है, तो हम इसे कैसे प्राप्त करें राजस्थान में। ऐसा है कि पूसा के बीज कुछ खास जगहों पे ही मिलते हैं, जो कि जिसमें पूसा संस्थान मुख्य है। पूसा संस्थान दिल्ली में इसके बीज मिल सकते हैं। इसके अलावा जो पूसा संस्थान के कुछ क्षेत्रीय केंद्र हैं उनमें भी हमारे पूसा के बीज मिलते हैं। क्षेत्रीय केंद्र जैसे करनाल है, इंदौर है और इस तरीके से समस्तीपुर, पूसा बिहार में जो है वहाँ पे भी इसके पूसा के बीज मिल सकते हैं। और इसकी जानकारी आपको अगर आप कभी कृषि मेला जो पूसा में लगता है, जो हमेशा फरवरी माह में लगता है, उसमें भ्रमण करें तो आपके सभी तरीके के बीजों की जानकारी मिल जाएगी और आप जैसे बीज चाहिए, जिस तरीके के बीज चाहिए आपको मिल जाएंगे। तो राजस्थान में तो इसका कोई भी केंद्र नहीं है और आपको राजस्थान में ये पूसा के बीज प्राप्त नहीं होंगे। ये प्रश्न था प्रकृति का राजस्थान जालौर डिस्ट्रिक्ट से और प्रकृति, निश्चित रूप से आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। और अब जानते हैं दूसरे ईमेल में रमेश कुमार पोस्ट ऑफिस टिकरी करनाल हरियाणा से जानना चाहते हैं कि गेहूं की बुआई के लिए नई किस्म के बीज कहां से प्राप्त करें, खेत में हर एकड़ पर मैं कैसे बुआई करूं। इनको मैं ये बताना चाहूँगा
कि चूँकि आप करनाल में ही रहते हैं और करनाल में जो गेहूं निदेशालय है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का है, उस गेहूं अनुसंधान निदेशालय में अगर जाएंगे तो आपको हर तरह की प्रजातियों के बारे में पता चल जाएगा। फिर भी जो इस समय जो हमारे क्षेत्र के लिए, जो आपके क्षेत्र के लिए संस्तुत प्रजातियां हैं, उनमें कुछ नई हैं और कुछ ऐसी हैं जो बहुत ही प्रचलित प्रजातियां हैं, थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हैं। तो उनमें से जैसे एक प्रजाति है SD 2967, तो ये पूसा से निकली हुई प्रजाति है और ये आपके क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है। इसी तरीके से ये करनाल से भी जो निकली हुई प्रजाति है वो DBW 17 है। इसके अलावा जो समय से बोने वाली और जिसे सिंचित परिस्थितियों में बोई जाती हैं, हमारे हरियाणा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से एक प्रजाति निकली है जिसको हम कहते हैं WH 542, और ये प्रजाति आपके हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई है। इसके अलावा PBW 550 और 502 ये भी प्रजातियां समय से बोने के लिए उत्तम हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो पछेती, अगर हम देर से, जैसे धान काटने के बाद कुछ देर हो जाती है, उसके बाद अगर बोना चाहें तो उसमें एक HD 3059 है जिसको पूसा पछेती नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा एक WH 1021 है जो कि हिसार से निकली हुई प्रजाति है, और DBW 16। ये 2-3 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि आप समय से अगर गेहूं नहीं बो पाते हैं, धान के खेत अगर जल्दी से तैयार नहीं कर पाते हैं गेहूं बोने के लिए, तो आप इन प्रजातियों को ले सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी है जहां पर थोड़ा सा पानी की सुविधा नहीं है, कम पानी उपलब्ध है किसान भाइयों के पास, तो उनको SD 3043 नाम की प्रजाति उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो रमेश भाई जी, मैं आपको ये सारी प्रजातियाँ जो कम से कम जो ज़्यादा प्रचलित प्रजातियाँ उनको मैं आपको बता रहा हूँ, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में संपर्क कर सकते हैं। और आपको इस समस्या का हल तो पता ही चल गया होगा। तो अब देखते हैं, दीपेंद्र थारू केलाली नेपाल से लिखते हैं कि मुझे पाइनएप्पल की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दें, और खास तौर पर उन्होंने लिखा है कि पाइनएप्पल का जो टिश्यू कल्चर पौधा है वो कहां से प्राप्त होगा। देखिए, ये फसल बहुत ही प्रचलित फसल है। हमारे जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं उन राज्यों में, नागालैंड के आसपास इसकी खेती बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा हमारे दक्षिण भारत में इसकी खेती केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब में होती है। तो इसमें जो इसकी खेती के लिए मुख्यतः ये है कि आपके पास ज़मीन बहुत उत्तम होनी चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास अच्छा जो श्रमिक हैं वो अच्छी मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसकी खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये एक अच्छा व्यवसाय भी हो सकता है कि आप अगर अनानास की खेती करते हैं तो इसके कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप प्रोसेसिंग करके, जिनका आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और इसकी डिब्बाबंदी कर सकते हैं, डिब्बाबंदी करके बाहर बेच सकते हैं। इसके अलावा इसका जूस भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, और हमारे जो किसान भाई अनानास की खेती करना चाह रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जानकारी एक हमारा केंद्रीय बागवानी संस्थान CIH जिसको कहते हैं, ये मेडजी फेमा नागालैंड में है, और ये हमारे जो कृषि मंत्रालय के सहकारिता विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित है। इसमें अनानास के बारे में पूरी जानकारी भी मिलती है, तथा इसके अलावा आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहें, किस तरीके से इसको एक उद्यम के रूप में लेना चाहें, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इनका अपना इनकी वेबसाइट है, तो आप अगर इसको नोट करें तो आप इससे और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.cichner.org.in। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, www.cichner.org.in। और जो टिश्यू कल्चर की बात आप कर रहे हैं कि टिश्यू कल्चर किए हुए पौधे कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो कॉमर्शियली जो हमारे बड़े पैमाने पर हमारे
केरला में भी केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी काफ़ी काम हो रहा है अनानास के ऊपर, और वहाँ पर वो हर तरीके का जो लगाने का पौध से लेकर और सैपलिंग और इसके अलावा टिश्यू कल्चर से तैयार हुए पौधे भी बेचते हैं। तो उनसे जानकारी करने के लिए आपको जो फ़ोन नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं। ये जो पाइनएप्पल रिसर्च स्टेशन के नाम से बजाकुलम एक जगह है, एर्नाकुलम ज़िले में आता है, और ये केरल विश्वविद्यालय का एक स्टेशन है। इनका फ़ोन नंबर है 9446010905। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक ईमेल भी है इनका, joyppkau@gmail.com। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, joyppkau@gmail.com। तो आप इन जगहों से जानकारी लेकर आप अपने खेत के अनुसार, आप अपने साधनों के अनुसार टिश्यू कल्चर वाले पौधे अथवा किस तरीके से इसकी खेती करनी है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न था दीपेंद्र थारू का नेपाल से, और आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। तो आइए अब जानते हैं कि गुजरात से भाई शरद चंद्र लिखते हैं कि सर्वोत्तम हाइब्रिड क्वालिटी के बासमती कहां से मिलेंगे। साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि 80 मन 1 बीघा में गेहूं बोना चाहता हूं, ये भी बताएं कि मैं कैसे करूं बुआई। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारे पूसा अनुसंधान संस्थान ने बहुत सारी धान की प्रजातियाँ, जो बासमती के विभिन्न रूप हैं, जो कि सुगंधित धान है, उसकी बहुत सारी प्रजातियाँ निकाली हैं, और इन प्रजातियों में ज़्यादा उपज के साथ साथ सुगंध भी है, इनकी गुणवत्ता भी है। तो मैं इनसे कहूँगा कि आप इनमें से कोई भी प्रजातियों का चुनाव करके अपने यहाँ लगा सकते हैं। तो इन प्रजातियों का कुछ का नाम है जो ख़ास हैं: पूसा 1612, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1121, और जो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो वो पूसा राइस हाइब्रिड 10 या पूसा राइस हाइब्रिड 10 है। ये सुगंधित है और हाइब्रिड भी है। तो आप इनमें से कोई भी प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं और धान की, सुगंधित धान की या बासमती धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक धान का आपने पूछा कि 80 मन प्रति बीघा, तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेना चाह रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी प्रजाति लें वो प्रजाति ऐसी हो जो प्रचलित हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा उपज देती हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए आप अच्छी प्रजाति लगाएंगे, साथ में जो कल्चरल प्रैक्टिस, जो उसके जो सारी क्रियाएं हैं, कृषि क्रियाएं हैं, उनको जो सिफारिश हुई कृषि क्रियाएं उनको अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको 80 मन तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको उपज प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए मैं कुछ प्रजातियां आपको गेहूं की बताना चाहूँगा जो कि ज़्यादा नई हैं और प्रचलित हैं। इसमें हमारे पूसा की प्रजाति है HD 2967 जिसको कहते हैं, और इसी तरीके से SD 3043 भी है। तो इन प्रजातियों को आप लगा सकते हैं और इनकी पैदावार निश्चित ही आपको ज़्यादा मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो आप धान और गेहूं की दोनों ही फसलों की अच्छी उपज लेकर हमारी पूसा की प्रजातियां प्रयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और राजीव गौतम लिखते हैं कि मैं मशरूम की खेती करना चाहता हूं, तो क्या सरकार इसमें कोई मेरी मदद कर सकती है? राजीव गौतम जी, आपने अपनी जगह, स्थान, पता कुछ नहीं लिखा है। हम यही चाहते हैं कि जब आप हमें ईमेल भेजें तो अपने स्थान, पता, जगह का पूरा नाम भेजें, चाहे बात हाथ से लिखी चिट्ठी की हो या फिर ईमेल की। अगर आप स्थान का नाम नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा आपका हमारा कृषि वैज्ञानिकों के साथ तालमेल? इसके लिए उनको बताना चाहेंगे कि मशरूम की खेती चूँकि एक ऐसी खेती है जो कम लागत में और कम जगह में अच्छे से की जा सकती है, और हर तरीके के जिनके पास कम इनकम है, कम साधन है, वो लोग भी इसकी खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो मशरूम लगाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, छाया चाहिए और सही तरीके की देखभाल चाहिए। आप मशरूम की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसके लिए
आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे एक मशरूम का अनुसंधान संस्थान है जिसको कहते हैं खुम्ब अनुसंधान निदेशालय, और जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। ये चंबा घाट सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में। तो आप इनके निदेशक को या तो पत्र लिख के और अथवा इन पर इनकी वेबसाइट है जिसका नाम है nrcmushroom.nic.in। इसी तरीके से एक इनका ईमेल भी है जिस पे आप सीधे बात करके, सीधा मेल करके इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो मेल है dirDMUR@icar.org.in। तो आप इनके निदेशक को, जो कि मशरूम के बारे में जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, उनसे प्राप्त कर सकते हैं और आप मशरूम की अच्छी फसल लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। राजीव गौतम जी, आपको मशरूम की खेती के बारे में पूरी जानकारी तो मिल ही गई होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार से आप अपनी जगह, स्थान, पता, पूरा विवरण इसके साथ हमें ईमेल भेजेंगे और हाथ से लिखी चिट्ठी भी भेजेंगे। और बलजीत सिंह खोसा पंजाब से लिखते हैं कि मैं एक मधुमक्खी पालक और किसान हूं, साथ ही मैं पंजाब मधुमक्खी विकास बोर्ड का मेंबर भी हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाए। तो हम आपको बता दें, शायद आपने हमारा वो खास कार्यक्रम नहीं देखा जिसमें हमने मधुमक्खी पालन से संबंधित पूरी जानकारी दी थी। और जब आप मधुमक्खी पालन की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि समय समय पर हर नए विषय से जुड़े हम पूरी जानकारी के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाते हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें और आपकी फरमाइश जल्द ही पूरी होगी। साथ ही लिखते हैं कि आप अपने कार्यक्रम का जो समय है वो 6 से 7 बजे तक का कर दें, यानी 1 घंटे का, 6:30 से 7 बजे तक ना दिखाएं, 6 से 7 बजे तक ये कार्यक्रम दिखाएं। मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने पूरे विवरण के साथ ये ईमेल लिखा है, साथ ही आपने नाम पता तो लिखा है, ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर भी लिखा है, ताकि जब ये प्रोग्राम हम प्रसारित करें मधुमक्खी से संबंधित तो आपको फोन करके हम जरूर बताएंगे कि आज का कार्यक्रम आप जरूर देखें। आजकल हमारा जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसके अंतर्गत बी कीपिंग पे काफ़ी कुछ वो चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं। उसमें एक बोर्ड भी बनाया गया है जिसे नेशनल बी कीपिंग बोर्ड कहते हैं, और इसमें बहुत सारी जो दिक्कतें हैं किसानों की, जो किसान भाई जो भी जानकारी चाहते हैं, इस बोर्ड से सारी की सारी प्राप्त हो सकती है। और हर तरीके से ये मदद भी करते हैं। हमारे जो हनी बी या जो हमारे मधुमक्खी पालन वाले किसान हैं उन सबको सहायता प्रदान की जा सकती है। तो हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि आप जो आपने सवाल पूछे हैं उनके अनुसार जो आपको जवाब मिले हैं, जो आपको सिफारिश मिली है, जो आपको हमने जानकारी दी है, तो निश्चय ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप इस जानकारी को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। नमस्कार। सभी किसान बहन और भाई बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी तादाद में चिट्ठी और ईमेल्स भेजकर हमारा भी पूरी तरह से हौसला बुलंद किया है कि हम आप तक बहुत जल्द पहुंच रहे हैं और आपकी पूरी बात हमारे कृषि वैज्ञानिकों तक पहुंच रही है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर शिवादर मिश्रा का, जिन्होंने बीज से बाजार तक की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है कि आप सबको अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। आगे भी हम हमेशा इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि आपकी परेशानियों का हल हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हो जाए, ताकि आपकी जिंदगी सुकून भरी हो और आप सभी देश के कृषि उत्पादन को यूं ही बढ़ाते रहें। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
किसान बहनों और भाइयों, हमें बड़ी तादाद में आपकी चिट्ठी और आपके ईमेल्स मिल रहे हैं, लेकिन जहां एक कमी रह जाती है वो ये कि आप कई बार जब हमें चिट्ठी भेजते हैं और ईमेल करते हैं तो अपनी जगह, स्थान और पता पूरे विवरण के साथ भेजें ताकि हमारे कृषि विशेषज्ञों को आपकी समस्याओं का हल करने में हो आसानी। तो हम कोशिश करते हैं कि अगली बार से जब आप हमें चिट्ठी और ईमेल भेजेंगे तो पूरा पता, पूरा विवरण के साथ भेजें, क्योंकि कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कृषि से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी खबर आपसे ना रहे अछूती। कृषि दर्शन की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत इसी संदेश के साथ कि आप तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। नमस्कार।